हरियाणा टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। स्वागत देश और दुनिया के उन तमाम दर्शकों का जो भारत और दुनिया के कोने कोने में इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस खास एपिसोड में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग। जोगीराम सिहाग इस वक्त हमारे साथ इस सफर पर बने हुए हैं। जोगीराम सिहाग जी, टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। धन्यवाद महेश भाई। मैं सभी दर्शक साथियों को अपनी तरफ से व हल्के की तरफ से प्रदेशवासियों की तरफ से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सिहाग साहब, मुझे ये बताइए कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये पिछड़ा इलाका माना जाता था, शहर के बेहद करीब, लेकिन उसके साथ ही ये भी माना जा रहा था कि ये इलाका विकास की रफ्तार में पिछड़ चुका है। किस तरीके से इस इलाके को रफ्तार देने का काम आपने किया है? महेश भाई, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं कि मैं अपने यहाँ राजनीति जो है लगभग 2002 से स्टार्ट की थी। उस समय से मैं पूरे हल्के से एक एक जगह से एक एक एरिया से एक एक व्यक्ति से वाकिफ़ हूँ। इस हल्के में क्या समस्याएं हैं, इस इलाके में क्या समस्याएं हैं, तो यहाँ सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत थी। तो मैं सब चीज़ से वाकिफ़ होते हुए सब चीज़ की जानकारी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले सबसे छोटे काम से स्टार्ट किया। जैसे ही मैं विधायक बना तो मैंने सबसे पहले, भाई बड़े तो बहुत देर की बात है, सबसे पहले वो काम करने चाहिए जो सबसे ज़रूरी है। तो मैंने इसी कड़ी में सबसे पहले विधायक बनते हुए मैंने देखा कि सबसे छोटा काम क्या है कि स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को पीने का पानी, साफ पानी मिले, ये मेरी सोच थी। तो उसी सोच के तहत मैंने जो है सबसे पहले लिस्ट निकलवाई एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डीओ ऑफिस से, कि मेरे हलके में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में वाटर कूलर किस में है और किस में नहीं है, किस में ख़राब है। तो मैंने जो है वाटर कूलर जो है सबसे पहले स्कूलों में लगवाने का काम किया, जो लगभग जो है 30 के आसपास वाटर कूलर मैंने स्कूलों में लगवाए। उसके बाद मैंने देखा कि भाई क्या सबसे ज़रूरी है। गांव के अंदर जो है ना, बस स्टॉप जो होते हैं, वहाँ पर बस स्टॉप नहीं होते थे जिसकी छत हो, पक्का बस स्टॉप नहीं था। छोटा ज़रूरत होती है तो हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, छोटे शहरों में जाते हैं, वहाँ लोकल बस स्टॉप होते हैं और वहाँ पर बस स्टॉप बने हुए होते हैं। तो मैंने उसके तुरंत बाद उसके साथ साथ ही तो हर गांव के अंदर छोटा बस स्टॉप बनवाने का जो काम किया, पक्का एक कमरा उसके अंदर था। तो वो मैंने CSR से जो है, मैं दुष्यंत जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने CSR से मुझे लगभग जो है 51 लाख रुपए दिलवाने का काम किया, जिससे मैंने वो बस स्टैंड बनवाए। और उसी कड़ी में जब कहीं मेरे ये लगा अगर वाटर कूलर नहीं है गांव के अंदर, स्कूल के अंदर, मैं पूरे कंप्लीट दिलवाने में कामयाब नहीं हुआ था, तो मैंने MP लैंड से भी मैंने कुछ वाटर कूलर वगैरह लेके दिलवाए, कुछ मैंने अपने पास से दिलवाए। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट की। मेरे दिमाग में थी, मेरे जहन में था कि पीने का पानी हो, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन की फैसिलिटी हो बच्चों को, और किसानों को खेतों में नहर से, मोरी से जो पानी निकले वो कंप्लीट खेत तक पहुंचने का काम हो, खेतों में जाने के रास्ते हों, खेतों के अंदर जो रहने वाले किसान भाइयों को या अन्य जो भी किस खेतों में रहते हैं अपने घर बनाकर, उनको बिजली पूरी मिले, पूर्ण रूप से मिले। तो इस तरह की जो मेरी स्टार्टिंग थी, मेरी जो सोच थी, जिसकी मुझे पता भी था और लोगों की ज़रूरत थी, मैंने धीरे धीरे उनके ऊपर काम करने का शुरू किया। तो मैंने फिर जैसे ही पानी को ही ले लेते हैं, सबसे पहले पीने के पानी को ले लेते हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो कैसे हो। तो उस कड़ी में सबसे पहले मैंने जो भी वाटर वर्क्स थे उनको जो है उनका सुधारीकरण करने का काम हाथ में लिया और उनके टैंक तक स्टोरेज होते हैं, जिसकी गांव की जो रिक्वायरमेंट थी, शहर में जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी स्टोरेज व्यवस्था कंप्लीट है कि नहीं है, उसकी क्षमता जो होनी चाहिए शहर में ज़रूरत है कि नहीं है, उनको लिया। तो उस कड़ी में मैंने फिर ये देखा कि भाई
कई जगह स्टोरेज हैं लेकिन पानी नहीं है, रहा वाटर, तो उसको भी मैंने संज्ञान में लिया। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैंने साथ साथ सारे लिए, रहा वाटर का लिया। रहा वाटर मेरा जो है खैड़ माइयड़, ये बघाना, और ये जो है दानसू मिर्ज़ापुर, इसका आपने जेवरा, सरसोद, बिचपड़ी, पंघाड़, ढाणी गारन, ढाणी मिर्दाद, बघाना, ये सब के सब जो है ना खोखा, इनमें रहा वाटर जो है कंप्लीट है, नहीं पहुंचता था स्टोरेज के हिसाब से। मैंने सबसे पहले काम किया, मेन जो नहर है वहाँ से, आज के दिन जो है ना मेन नहरों से मेरे सारे गांव लगभग जुड़े हुए हैं। किसी भी गांव में जो है ना पानी स्टोरेज की कमी नहीं है। सिर्फ 4 गांव हैं जो बचे हुए हैं जिनमें पाइपलाइन चली हुई है, सरसोद, बिचपड़ी, जेवरा, पंघाड़ और ढाणी मिर्दाद। उनके अंदर की पाइपलाइन जो लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से है वो स्टार्ट है, बाकी सारी कंप्लीट करवा चुका हूँ। चाहे वो मेरी न्याणा से मैं जो है माइयड़ और खड़ लेके गया, या लाडुआ से बघाना लेके गया, खरकड़ी से मैं खोखा लेकर गया, और न्याणा से ही मैं दानसू और मिर्ज़ापुर लेके गया। जो कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं थे ये, एक कोई मतलब जो है 5 करोड़ का था, कोई 7 करोड़ का था, कोई 2 करोड़ का था। इस प्रकार से जो है मैंने, इसी कड़ी में हमारे बरवाड़ा शहर आता है। बरवाड़ा शहर के अंदर भी जो है पानी का रहा वाटर की कमी थी और पाइपलाइन भी नहीं थी। तो मैंने वहाँ भी जो है पानी की, सबसे पहले पुरानी वाटर वर्क्स था, उसमें पानी नहर का जाता ही नहीं था, उसका स्टोरेज को ठीक करवाया, वहाँ पर नई पाइपलाइन डलवा के पानी लाने का काम किया। और उससे शहर की पूर्ति नहीं होती थी। मैं ये मान के चलता था कि शहर में, अर्बन एरिया में डेली पानी मिले, कम से कम एक टाइम तो ज़रूर मिले, नहीं तो 2 टाइम मिले। चलिए, पानी का जिक्र तो बहुत हो चुका, अब सड़कों का जिक्र कर लेते हैं, दूसरी मूलभूत सुविधाओं का जिक्र कर। पानी का जिक्र की बात यह है, पानी अभी भी जो है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो है बरवाड़ा शहर के अंदर 17 एकड़ ज़मीन स्टोरेज के लिए दी, पब्लिक हेल्थ को दिलवाई ब्लॉक ऑफिस से, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए थी। उसी पर टैंक बनवाने का जो काम चला हुआ है उसकी कीमत लगभग 55 करोड़ रुपए है जो चला हुआ है। ये काम मैंने मतलब जो पानी के, इसी प्रकार से मेरा सातोड़ कला है, वहाँ पर पाइपलाइन भी नहीं थी रहा वाटर के लिए, और वाटर वर्क्स भी नहीं था। वहाँ भी 13 करोड़ रुपए की लागत से दोनों काम करवाने का काम हुआ, और जो आज कंप्लीट हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसा कोई गांव नहीं अछूता रहा जहाँ पे, चाहे वो सुलकनी थी या कोई अन्य गांव था, अगर स्टोरेज की जितनी ज़रूरत है उससे को ना बनवाया हो। और बूस्टिंग स्टेशन लगभग में जो है 45 के आसपास बूस्टिंग स्टेशन, नए बूस्टिंग स्टेशन बनवाने का भी काम किया देहात के अंदर शहर। चुनाव से ठीक पहले नेता जिक्र किया करते हैं कि औद्योगिक के विकास अपने इलाके का वो करवाएंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में समझने की कोशिश करूं तो औद्योगिकरण कितना आपने बढ़ावा दिया और किस तरीके से रोजगार के नए अवसर अपने इलाके में पैदा किए? मेरे इलाके में जो है ना इंडस्ट्रियल जोन नहीं है उस सिस्टम की। अगर कोई इंडस्ट्री लगे या कोई बाहर से आके आदमी इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि इस प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है कि भाई कोई ऐसा रेलवे स्टेशन हो या ऐसा कोई शहर हो जिसके अंदर जो है बाहर से बड़ी कंपनी आके जो लगाए। इसको हिसार एयरपोर्ट को, इसको मैं रोज़गार में लगा लो, या मेरे इलाके में लोगों को सुविधा मिले रोज़गार की वो लगा लो, या फिर ये पड़ता हिसार के अंदर है एक्चुअल में। तो जिस तरह इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई माइयड है, कोई खैड़ है, तो ये अपने जिंदल साहब या अन्य जो व्यापारी हैं वो अपने हिसाब से लगाए हुए हैं। ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी आके लगाई हो, भाई कोई हीरो होंडा ने आके लगा ली हो, कोई मारुति ने आके लगा ली हो, या अन्य कोई जो नामी कंपनी है उसने लगाई हो। ऐसा मैं तो ये मानूँ कि हिसार में ही नहीं तो बरवाड़ा हल्के में कहाँ से लगेगा। राजनीति में बहुत कम लोग हरियाणा प्रदेश में ऐसे हैं जिनसे मैं राजनीति में ईमानदारी पर जिक्र कर सकता हूँ। राजनीति में ईमानदारी का जिक्र मैं जोगीराम सिहाग से कर सकता हूँ। महेश भाई, ईमानदारी की बात यह है कि मेरा जो काम है, मेरा काम था लोगों की सेवा करना, लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है उसको निभाना। मेरा एक ही काम था, मैं इसी मकसद से जो है राजनीति कर रहा हूँ। और मैं मेरे अपने साथियों को भी कहता हूँ कि भाई जनता हमें बुला के लेकर नहीं गई, आग भाई हमारी नुमाइंदगी करो, हमारा जो है
वकील बनो। हमने जाके जनता को ये कहा था कि आप हमें जिम्मेवारी दो, हम जो है अपनी जिम्मेवारी निभाने की कोशिश करूँगा 100%। तो हमने उसी कड़ी में काम करना चाहिए और मैं उसी सोच के साथ जो है ये जो है 5 साल लगभग हो ही गए, एक आध महीना बाकी है, तो उसको मैंने पूरी ईमानदारी के साथ 100% जो मैं दे सकता था वो मैंने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया। परिणाम क्या निकला ये आने वाली 4 तारीख को और 1 तारीख को पता चलेगा। अगर मैं कितनी ईमानदारी और कितनी अपनी अक्षमता के साथ ये काम कर पाया। मेरे कहने से कुछ नहीं होएगा, 4 तारीख का परिणाम बताएगा। लोकसभा का जब चुनाव सामने आया उस वक्त ये तय हो गया कि जोगीराम सिहाग अब भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। जननायक जनता पार्टी तो कह सकते हैं अब पूरी तरह हाशिए पर जा चुकी है। महेश भाई, मेरा जो राजनीति की समय रहा है काम करने का, तो मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय और प्राथमिक सदस्य रहा हूँ। वहीं से मैंने 2005 के बाद से राजनीति स्टार्ट की थी भारतीय जनता पार्टी की। तो मेरे अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है, वो मेरे अंदर राजनीतिक रूप से समाई हुई है। और इत्तेफाक से जो है मेरी टिकट कटती रही और दुष्यंत जी ने मेरे वो टिकट दे दी, मैं विधायक बना। उसके लिए मैं दुष्यंत जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और दुष्यंत जी का मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके 5 साल सरकार चलाई, तो उसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की नीतियाँ थी उसमें मैं सहयोग कर पाया। तो इसलिए मैं बीजेपी की नीतियों को पसंद करता हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, वो तो अभी मैं बीजेपी में हूँ ही नहीं, अभी तो मैं जेजेपी में हूँ। यदि अगर ऐसी कोई बात आई तो मेरी पहली प्राथमिकता बीजेपी है। ये जननायक जनता पार्टी का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? ज्यादातर जो विधायक है वो तो जा चुके हैं, कह सकते हैं कि अब तो ये भी जिक्र किया जा रहा है कि माँ बेटा अकेला ही रह गए हैं। देखो, जननायक जनता पार्टी या अन्य पार्टियों का भविष्य तो जनता तय करेगी। मैं कौन होता हूँ कि भाई किसका भविष्य क्या होगा, वो तो जनता आने वाले समय में बताएगी। भाई भाजपा का क्या भविष्य रहेगा, कांग्रेस का क्या रहेगा, जननायक जनता पार्टी का क्या रहेगा और इन लोगों का क्या रहेगा या अन्य पार्टियों का क्या रहेगा, ये तो जनता के हाथ में है। हरियाणा प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र जबरदस्त हो रहा है। लोकसभा में जब से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें हाथ लगी हैं उसके बाद से तो तूफान मचा हुआ है और लगातार हर कांग्रेसी और तमाम विपक्षी दलों के लोग यही कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त है और इसका खामियाजा बीजेपी को अब उठाना ही पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि कोई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार के पक्ष में मान सकता हूँ कि जो विकास कार्य जो करवाए हैं 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाले हैं। ये मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठा देना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित रहा और आपको लगता है कि बीजेपी यही वजह रहेगी कि अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी काम करने की पद्धति को जानता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सिर्फ है इसको एक व्यवस्था होती है, जिम्मेवारी सौंपते हैं। भाई आज जिम्मेवारी किसको सौंपनी है, ये जिम्मेवारी किसको सौंपनी है। वहाँ पर इस प्रकार का कोई इशू नहीं रहता कि भाई वो मुख्यमंत्री है या वो मंत्री है या वो विधायक है या प्रधान है या अध्यक्ष है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वाकिफ हूँ। इसलिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मनोहर लाल जी जो है सेंटर में चले गए, नायब सैनी जी यहाँ सीएम की कुर्सी संभाले हुए हैं। ये तो एक जिम्मेवारी दी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने। और जो भी भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूँगा सच्चा सिपाही है, उसको जो जिम्मेवारी मिलती है वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। और आपने देखा भी होगा, 1 सेकंड नहीं लगाई माननीय मनोहर लाल जी ने कि भाई आपको ये पद छोड़ना है और नायब सैनी जी को बनाना है। तो कहीं पर भी जिस तरह से अन्य पार्टियों में होता है मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, कभी नहीं हुआ। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दूसरी जिम्मेवारी है वो संभाल ली और उसको कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तो अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा, कोई आधिकारिक नारा नहीं दिया गया, लेकिन नीचे के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो लगातार एक बात को दोहराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में अब की बार 70 पार और ज्यादा बढ़ने का जिक्र भी हो रहा है। तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब की बार 70 पार और उससे बढ़ोतरी की बात भी क्या कहीं की जा सकती है?
देखो ये तो नारे होते हैं, ये तो हर पार्टी लगाती है। इसमें मतलब जो जनता के हाथ में जो चीज़ हो, दूसरे के हाथ में जो चीज़ हो, उसको आप ये कह देना कि हम ये हो जाएंगे, ये कर लेंगे, ये होगा, वो मतलब बेईमानी मानता हूँ मैं। परिणाम जो है परमात्मा के हाथ में है और वोट जो है जनता के हाथ में है। जिसको जनता का आशीर्वाद होगा उसको 70 पार मिले, उसको 70 से नीचे मिले, उसको 7 पार मिले, उसको 2 पार मिले, वो जनता के हाथ में है। किसानों का एक आंदोलन देखने को मिला था, 13 महीनों का किसान आंदोलन, और जोगीराम सिहाग कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में खड़ा भी नजर आया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। फिर ये भी आया कि कुछ किसान समर्थन में थे, कुछ किसान विरोध में थे। आज की स्थिति को मैं समझने की कोशिश करूं तो आपके समर्पण को क्या किसानों ने स्वीकार किया? देखो मैं उस तरीके से नहीं राजनीति करता, कौन मेरा समर्थन करता है, कौन मुझे स्वीकार करता है। मैं एक किसान होने के नाते किसान की तकलीफ को समझता हूँ। किसान को किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे ये भी पता है। इसीलिए मैंने जो है ना विधानसभा के अंदर भी बहुत बार मुद्दे उठाए। भाई किसानों को खेतों को मैं आपको ये बता रहा था भी पानी किसान को मिले, सबसे पहले किसान की प्राथमिकता यही होती है कि उसको पानी मिले। तो मैंने वो मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाए। जो 20-20 साल पुराने नाले जो खंडर हो चुके हैं उनको जो है पक्के करने का काम करे। माननीय मनोहर लाल जी ने मैंने मुद्दा उठाया तो उसके तीसरे दिन ही ये खोल दिया कि 20 साल पुराने जितने भी नाले हैं वो सब को पक्के किए जाएंगे। और मेरे हलके में ऑलमोस्ट जो है वो पक्के हो चुके हैं। तो उसी कड़ी में जब ये आंदोलन था, किसानों ने कोई ये 3 कृषि कानून बनाए थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो मैं कभी परवाह नहीं करता कि मैं किसके साथ हूँ, किसकी राजनीति करता हूँ, मैं किस पार्टी से हूँ। तो मैंने जो सही है वो मैंने कहा था और वो मैंने कहा। मैं ये मानता था कि भाई ये तीनों कृषि कानून जो है ना, ये आज के दिन, कल तो हो सकता हूँ ठीक है, लेकिन आज के दिन जो है ये किसानों के हित में नहीं थे। और इसके ऊपर मेरी जो है माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी और अन्य हमारे जो नेता थे उनके पास भी मेरी बहुत और बहस हुई कि भाई आप किसानों की आवाज़, किसानों की इस बात के हक में क्यों खड़े होते हो। तो मैंने कहा कि आप एक मुझे ये बता देना इसमें ये फ़ायदा, मैं आपके साथ आ जाऊँगा और मैं आपको इनके नुकसान गिना दूंगा, आप उनको इनकार कर देना। तो इसलिए मैंने किसानों के साथ खड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी, वो मुद्दे जनता पसंद कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किया है वही मुद्दे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, वही रहने भी चाहिए। मैं ये कहता हूँ जब सत्ता में आने के बाद जो है आप क्या करेंगे वो मैंने नहीं रखता। आप सत्ता में हैं, सत्ता आपने 10 साल संभाली, 5 साल संभाली, तो आपने क्या किया वो मैंने रखते हैं और उन्हीं के लेकर जो है जनता के बीच में जाना चाहिए। वही आपका रिपोर्ट कार्ड है, वही परिणाम जो है आपका यह बताएगा आपका काम करने का तरीका सही है या गलत है। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पैदल घूमकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कुछ सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने की बजाय खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने लगे हैं। 10 साल आप लोगों से, मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, तो सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? सवाल पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगे। यदि अगर किस कांग्रेस पार्टी ने हिसाब देना है अपना, लेना है किसी का, तो जनता को कहे भाई आने वाली 1 तारीख को जो है ना हमारे काम ये थे, हमने ये किए और भारतीय जनता पार्टी ने ये किए, तो फैसला आपने करना है। हिसाब जनता देगी और जनता से ही मांगना चाहिए, जनता ने ही देना चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। तो जो जनता जिसके पक्ष में जाएगी, आप अपने काम रखे। 10 साल उन्होंने विराज किया कि भाई हमने 10 साल में ये किए और भारतीय जनता पार्टी ने ये किए, आपके सामने हैं, तो अपने आप हिसाब जो है जनता दे देगी अगर ये किसका सही थे। बतौर विधायक जोगीराम सिहाग क्या दावा करना चाहेगा कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र में जो आज से पहले, अब से पहले कभी नहीं हुआ, वो मेरे कार्यकाल में किया गया? कौन सा ऐसा दावा है जिसके बूते आप वोट मांगने का काम करेंगे? देखो मैं जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने अभी पानी के ऊपर आपको बताई। तो बरवाड़ा शहर के अंदर जब मैं विधायक बना तो बरवाड़ा का शमशान घाट जो है बाहर गांव से और शहर से थोड़ा बाहर है। तो बारिश का मौसम आया, वहाँ पर शव ले जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो मैंने तुरंत उसी समय जो है ना उसका व्यवस्था टेम्परेरी करके, आज के दिन आप जाएंगे तो आप थ्रो आउट बरवाड़ा एंट्री करेंगे, बरवाड़ा क्रॉस कर देंगे तो आपको कहीं किसी प्रकार का जो है वहाँ पर आंकड़े नहीं लगेगी। इस प्रकार से उस शमशान घाट तक
आप आज गाड़ी से जाएं, आप पैदल जाएं, आप साइकिल से जाएं, तो वो इस प्रकार के मैंने जो है पूरे बरोड़ा हल्के के अंदर काम किए। आप कोई सा गांव उठा लेना, कोई सा आप शहर उठा लेना, कोई मुद्दा उठा लेना, पानी का उठा लेना, खेतों के रास्तों का उठा लेना, बिजली का उठा लेना और नहरी पानी का उठा लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ महेश भाई, बिजली की समस्या विशेषकर ढाणियों में जरूर लोग रहते हैं, खेतों में जो ट्यूबों पे तार जो ना इतने खेतों में नीचे होते थे जब मैं विधायक बना कि ट्रैक्टर निकालना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जो ना वो भी सबसे पहले संज्ञान में लिया, उन तारों को टाइट करवाया, उन तारों के नीचे जो है ये अगर पोल की ज़रूरत थी तो पोल लगवाने का काम किया। और खेत के अंदर रहने वाली हर ढाणी के अंदर ऐसी कोई ढाणी नहीं थी जिसके अंदर पूरी लाइट मतलब जो पूरा वोल्टेज मिलती हो, लो वोल्टेज जिसको बोलते हैं, तो 32 ही जलती थी। आज मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मतलब जो है 99% मेरी ढाणियों में, खेतों की जो ढाणी में लो वोल्टेज की समस्या मैंने नहीं छोड़ी। तो वहाँ चाहे नए ट्रांसफार्मर लगाने पड़े या नई लाइन लगवानी पड़ी। आपकी विधायकी का कार्यकाल तो अब खत्म हुआ, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी कम पड़ जाती है मकसद को पूरा करने के लिए। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान आप नहीं कर पाए, करना चाहते थे, नहीं हो पाए, और आगे क्या कुछ एजेंडा आपने अपने लिए तय किया है? देखो, मैं एक महिला कॉलेज जो था वो बनवाना चाहता था शहर के अंदर। अब मेरे शहर में महिला कॉलेज नहीं है, बॉयज़ कॉलेज तो है, कोएड तो है, लेकिन महिला कॉलेज बने, महिला कॉलेज नहीं बनवा पाया। एक तो मैं उस महिला कॉलेज की है, दूसरा एक मेरा सेक्टर 1-4 में है, उसके अंदर भी कोई बड़ा स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं है, तो वहाँ पर ज़मीन पड़ी। ये 2 काम तो एजुकेशन में जो है मैं नहीं हो पाई मेरे इस टर्म में। 2 काम तो ये जो होने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो है हेल्थ फैसिलिटी जो है ना थोड़ी ही पुअर है, पूरे प्रदेश के अंदर पुअर है, तो मेरे बरवाड़ा हल्के के अंदर भी पुअर है। एक ये है, ये 3 काम जो है ना, दो काम जो है ना थोड़े ही कम हुए हैं, जिसको मैं आगे जो है देकर जनता ने आशीर्वाद दिया और परमात्मा का परिणाम ठीक निकाला, तो मैं उसमें करने का मेरा पहला टारगेट होगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को थामने के लिए आप बेताब हैं, तो कमल का फूल चुनावी मैदान में हाथ में आने के साथ ही फिर जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा? देखो, जनता का आशीर्वाद तो मेरे साथ, जनता का सहयोग और परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का सहयोग और परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और रही बात फूल की या भारतीय जनता पार्टी की, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को पता है अब किसको मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना है, वो उनका काम है। चलिए, विधायक जोगीराम सिहाग अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। राजनीति में कुछ भी ने कहना होता है तो बड़े साफ, स्पष्ट और साफगोई के साथ उसे सामने रखने का काम जोगीराम सिहाग की तरफ से किया जाता है। फिलहाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। अपने पूरे पत्ते अभी नहीं खोल रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब ये माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में भरोसा रखने वाले नेता हैं और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि 2 टूक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस खास एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर किसी दूसरी राजनीतिक शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे और देश और दुनिया के तमाम दर्शकों के सामने उन नेताओं के विचार लेकर आएंगे। इस खास एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।